ईरान ऐसा नहीं है कि पहली बार टकराव कर रहा है, प्रॉक्सी वार तो होते रहे हैं और प्रॉक्सी फोर्सेस ही हैं। हमास प्रॉक्सी फोर्स है, हूती प्रॉक्सी फोर्स है। कहने को सामने कौन है? हमास और इजराइल। हमास की कोई हैसियत नहीं है कि इजराइल के साथ सामने खड़ा हो जाए। इस्माइल हानिया को मारने का जो आरोप है वो किस पे है? इजराइल पे है। जो हिजबुल्लाह का जो चीफ है, जो अभी शुकर जो अभी मारा गया। और अमेरिका जो है वो अपने फेस सेविंग के लिए ऐसी घटनाओं पर बोल जरूर देता है, लेकिन वो शुरू से लेके अंत तक पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़ा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो इजराइल जैसे छोटे देश की ये हैसियत नहीं है कि अकेले पूरे मिडिल ईस्ट को नाच नचा के रखे। क्योंकि ये क्लैश इजराइल और हमास की नहीं है। हाँ, ये ईरान और अमेरिका हाँ, के भारत है और भारत और इजराइल की तुलना नहीं हो सकती है। आप ये तुलना गलत कर रही हैं। बात हम आतंक को कैसे समाप्त करते हैं? भारत में इस वक्त जो सरकार है वो एक प्रोएक्टिव सरकार है जो इन विषयों पर अपनी बात प्रमुखता से रखती है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हैं। आज की चर्चा इस बात पर होगी कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब इजराइल में जो जंग चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन में, उसका क्या होगा? क्या इजराइल अब भी रुकेगा या उसका युद्ध आगे भी जारी रहेगा? पूरे विश्व की उसमें क्या भूमिका होगी? क्या फिलिस्तीनियों के दर्द का कोई अंत होगा? हमारी बातचीत होगी इस पर खालिद रशीद जी से। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हानिया की मौत हुई, हालांकि अभी जिम्मेदारी सीधे तौर पर किसी ने नहीं ली है, लेकिन माना यही जा रहा है कि इजराइल ने मरवाया है। एक और टॉप कमांडर मारे गए हैं। गाजा में जो जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये मिडिल ईस्ट के लिए तो खतरे की घंटी, परेशानी का सबब है ही है। मानवाधिकार के पहलू से भी ये बहुत ही दर्दनाक है कि वहाँ रहने वाले लोग जो निर्दोष नागरिक हैं वो दो लोगों के युद्ध में वो सफ़र कर रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, महिलाएं सफ़र कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध अभी चलेगा, किस दिशा में जाएगा, क्या होगा? बहुत ही अफसोस की बात है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का अंत रहा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या कहा जाए, बड़े बड़े समस्या का हल ढूंढने की लोग युद्ध में ही कोशिश करते हैं, लड़ाई में ही कोशिश करते हैं। ये बात मुझे समझ में, इसका अंजाम कुछ होना नहीं है, परिणाम कुछ नहीं होगा। वर्ल्ड वार 1 पहला हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, वर्ल्ड वार 3 की स्थिति कई बार बनी। बिल्कुल। वर्ल्ड वार 3 नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वर्ल्ड वार 3 हो गया। अगर आप कंपैरिजन करते हैं वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 से, तो वैसी स्थिति नहीं है कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ एक जो धुरी है, हाँ। धुरी है जो दूसरे धुरी के खिलाफ जो है वो लगातार अटैक्स कर रहा है इन रियल टर्म्स। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, आप एक फ्रंट देखें, रूस यूक्रेन का खुला हुआ है। बिल्कुल। दूसरा फ्रंट हमारा मिडिल ईस्ट का खुल गया। बिल्कुल। यहाँ पे कहने को सामने कौन है? हमास और इजराइल। हमास की कोई हैसियत नहीं है कि इजराइल के साथ सामने खड़ा हो जाए। बिल्कुल। लेकिन उनका रेजिस्टेंस, हमास का रेजिस्टेंस जो है फिलिस्तीन को लेकर, बिल्कुल, है ना, उस पे उसके कब्जे को लेकर बराबर ये सवाल उठाते हैं कि वो जो है रेजिस्टेंस फोर्स है। लेकिन उसको मदद कौन करता रहा है? ईरान। ईरान उसके पीछे रहा है, पहले से ही रहा है। और इस बार जो ये बातें, स्थिति तो सामने आ गई बिल्कुल बिल्कुल कि उनको जो है परोक्ष मदद पूरी तरह से ईरान से मिलती रही है। बिल्कुल। उनकी मिलिट्री प्लानिंग हो, उनके बाकी जो प्लान से हैं, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई है। ईरान खुल के सामने है, बाकी देश भी हैं लेकिन वो पीछे से हैं। ईरान खुल के सामने है, ईरान खुलकर सामने है। कतर भी शायद अभी स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर। कई कंट्री के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन उनके बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं आते हैं। इजराइल के अगेंस्ट में अरब कंट्रीज के स्टेटमेंट आते हैं, जैसी बातें नहीं आते हैं। लेकिन वो खुला समर्थन वाली बात जो होती है कि नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो हम आ जाएंगे मैदान में। लेकिन ईरान का ये एक्शन रहा है और ईरान और इजराइल के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है कोई नई नहीं है। अगर आप देखें कि ईरान में इसकी शुरुआत कब से हुई,
बिल्कुल। ईरान में जब शाह का तख्ता पलट हुआ, शाह जो इजराइल फ्रेंडली थे, बिल्कुल, इजराइल से उनके संबंध अच्छे थे, बिल्कुल। और उस समय दोनों देशों के बीच में ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी कि दोनों के बड़े दोस्ताना संबंध थे। लेकिन जब इस्लामिक क्रांति वहां पे हुई और शाह का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से असली शुरुआत होती है बिल्कुल इजराइल और ईरान के बीच की जो परिस्थितियां। बीच में ईरान ऐसा नहीं है कि पहली बार टकराव कर रहा है, प्रॉक्सी वार तो होते रहे हैं, और प्रॉक्सी फोर्सेस ही हैं। हमास प्रॉक्सी फोर्स है, हूती प्रॉक्सी फोर्स है, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी फोर्स है। तो ये ईरान की शह पर ही ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन इजराइल का जो एक्शन है ना, बदला लेने की जो बात है, तो बदला लेने की क्या सीमा होनी चाहिए? आपने पूरे गाजा पट्टी को आपने बर्बाद कर दिया बदले के नाम पे, है ना, और अभी भी जंग का अंत नहीं हुआ। आप अपने होस्टेजेस, सारे होस्टेजेस को छुड़ा नहीं पाए। आपने टारगेट किया बदले के नाम पर किसे? अगर हालांकि जिम्मेदारी इजराइल नहीं ले रहा है, लेकिन इस्माइल हानिया को मारने का जो आरोप है वो किस पे है? हाँ, इजराइल पे है। जो हिजबुल्लाह का जो चीफ है, जो अभी शुकर, जो अभी मारा गया कमांडर, वो किसका आरोप है? वो तो माना। बिल्कुल। तो नेचुरल सी बात है कि आप बदला लेने की भी एक सीमा होनी चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चों से आप बदला ले रहे हैं, हजारों मानवाधिकार का सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। तो बदला जो किया, हमास ने जो किया, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इजराइल ने भी उसके बाद जो किया है ना बदला लेने के मामले में, तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़े स्तर पे कंडेम किया। इवन कि अमेरिका भी खुलकर इजराइल के साथ, जब शुरू में जिस तरह से अमेरिका साथ खड़ा था, बाद में वो खड़ा नहीं हुआ। देखिए, जब मानवाधिकार का वहां पे उल्लंघन हुआ इस तरह से। अब आपको बताते हैं खालिद जी कि ये इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है कि अमेरिका अब खुल के नहीं है। एक्चुअली सारे जो गेम प्लानर है, इजराइल तो सच पूछिए तो अमेरिका के आगे भले ही है, पीछे से गेम प्लानिंग अमेरिका की ही रहती है। और अमेरिका जो है वो अपने फेस सेविंग के लिए ऐसी घटनाओं पर बोल जरूर देता है, लेकिन वो शुरू से लेके अंत तक पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़ा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो इजराइल जैसे छोटे देश की यह हैसियत नहीं है कि अकेले पूरे मिडिल ईस्ट को नाच नचा के रख दे। ये तो ऐतिहासिक सच है। अब इजराइल की स्थापना इजराइल की स्थापना ही किसने की थी? मैंडेट सिस्टम के तहत इजराइल की स्थापना एक तरह से हुई थी। हाँ, तो नहीं, अब ऑटोमन एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो मैंडेट सिस्टम के तहत वो पूरा इलाका किसका था? ऑटोमन एम्पायर का था। और जब तुर्की का अंत हुआ, तो वो पूरे भूभाग को बांटने की जब बात हुई, तो फ्रांस और इंग्लैंड ने उसे अपने मैंडेट सिस्टम के तहत लिया कि यहाँ के लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, स्वशासन के लिए मैं ट्रेनिंग दूंगा। ये मैंडेट सिस्टम था, उसके तहत वो इलाका लिया। और तब फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और वहां पे हिटलर ने जो ज्यूस का एक तरह से, तो एक अपने आप में बहुत ही शर्मनाक कांड है कि इतने सारे निर्दोष लोगों को हिटलर ने मौत के मुंह में डाल दिया। तो वो एक उसके बाद जब वहां से वो डिस्प्लेस हुए तो यहां आए, तो बसाया किसने? अमेरिका ने, जाहिर तौर पे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। और अमेरिका ने उस क्षेत्र में जब इनको बसाया, तो फिर वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इनको मजबूत करता रहा, इनको पुशअप देता रहा। और आज वो अपना हाथ खींच नहीं सकता। इस चर्चा में हम लोग, चूंकि वो कभी नहीं चाहेगा, चर्चा से हम लोग थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, चूंकि ज्यादा वो लंबी खींच रही है। इसमें बड़ा विवाद है, कंट्रोवर्सी है। जैसे ज्यूस कहते हैं कि पहले ये मेरी लैंड थी, फिर बाद में फिलिस्तीनी आए, जो भी, मतलब अब इस पे हम लोग ना जाए आगे। सवाल हम लोग केंद्रित रहे हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है। देखिए, युद्ध का कारण जब हम जानना चाहेंगे तो उसमें ये बातें आएंगी, क्योंकि युद्ध होगा या नहीं होगा, ये इससे डिटरमिन होगा कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट से कितना समझौता कर सकता है। अब आपको बता रहे हैं, ये तो सही बात है। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्लैश इजराइल और हमास की नहीं है। ये ईरान और
अमेरिका की लेकिन clash है। मेरा एंगल दूसरा है। मेरा एंगल ये है कि कोई भी देश किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, पहला नंबर कि कोई भी देश किसी के ऊपर यदि अत्याचार कर रहा है तो वो देश उस देश के साथ लड़ाई लड़ सकता है, जो बाकी देश हैं उस देश का साथ दे सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉक्सी वार होता है, मतलब हम अपने इंटरेस्ट के लिए जो आतंकवादी संगठनों से हाथ मिला लेते हैं और उनको सपोर्ट कर देते हैं, ये इसके समर्थक हम नहीं, पर्सनली नहीं है। जैसे हमास है, हुती है, हिजबुल्लाह है, ये लोग कोई देश के प्रतिनिधि नहीं है जी। ये आतंकवादी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। इनका उद्देश्य चाहे जो भी हो, अब हर आतंकवादी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भारत पर भी जो हमला करते हैं कोई ना कोई उद्देश्य लेके हमला करते हैं, लेकिन ये प्रॉक्सी वार किसी भी हाल में जायज नहीं है। पहला सवाल ये है कि ईरान को भी यदि युद्ध लड़ना है तो तुम डायरेक्ट लड़ो, फिलिस्तीनी सरकार को समर्थन दो, वो अलग चीज हो गई। लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन है, हुती हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है, और इस तरह के प्रॉक्सी वार से पूरे विश्व की व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। आप एक जो व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था के तहत आप युद्ध करिए। रूस यूक्रेन का युद्ध वैसा नहीं है, प्रॉक्सी वार नहीं है, आमने सामने का युद्ध है, जो जीतेगा जो हारेगा, ठीक है। लेकिन ये इस तरह का वार हम, मेरे ख्याल से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अब सेकंड वन आपने जो कहा, सेकंड जहां तक आतंक की बात है तो कोई उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन आप किसको आतंक कह रहे हैं और किसको लिबरेशन कह रहे हैं? लिबरेशन फोर्सेस कह रहे हैं। जैसे हम एक मिनट, ये आपको अंतर करना होगा। नहीं, अब जैसे सेकंड, ठीक है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। सेकंड हम जो उसका पॉइंट आपको उठा रहे हैं कि गाजा पट्टी में जो हमले हो रहे हैं, एक बात बताइए कि स्टार्ट किसने किया था? हमास ने किया था। तो मैंने कहा ही। अब स्टार्ट करने के बाद इतने हमले हो रहे हैं, हमास क्यों नहीं बंधकों को छोड़ देता बिना शर्त? भाई तुम अपने लोगों को बचाओ ना पहले। अब हमारे लाख लोग मारे जाएं तो मारे जाएं, लेकिन हम 100 लोगों को, बंधकों को नहीं छोड़ेंगे। हमास चाहता तो बिना शर्त बंधकों की रिहाई करके युद्ध विराम कर लेता। दिक्कत आपको लगता है कि इतना आसान था? नहीं, आपने ये बोल दिया। ये डेफिनेटली उन्होंने होस्टेजेस लिए क्यों? नहीं, सवाल ये है। नहीं, अब डेफिनेटली आसान, उन्होंने होस्टेजेस बनाए क्यों? डेफिनेटली इस स्थिति से तो ज्यादा आसान होता ना। महिलाओं, बच्चों और जो के साथ जो कुछ भी हो रहा है, निर्दोष नागरिकों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, पूरी संवेदनाएं हैं मेरी उन लोगों के साथ। लेकिन जो इजराइल का पक्ष है वो ये कहना है कि ये लोग उन्हीं को ढाल बनाते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स में छुपते हैं, ये वैसे जगह पर छुपते हैं जहां नागरिक रहते हैं, ताकि हमला होगा तो नागरिक, ये ऐसा ट्रेंड चला है इधर कि वैसे जगह पर रूस ने भी आरोप लगाया कि जो है, जो हम हॉस्पिटल पे ये केस लिए कि वहाँ जो यूक्रेन की सेना ये छुपी रहती है, या ऐसे जगहों पे ये लोग छुपते हैं ताकि युद्ध में बदनाम किया जा सके। ये अलग मैटर है दोनों का। देखिए सुनीता जी, ये सब कहने की बात है। इसमें लास्ट हम आतंकी हमारे यहाँ कश्मीर में जो आतंकी हैं वो कहाँ छुपते थे? जब कश्मीर में आतंक अपने चरम पे था तो वो कहाँ छुपते थे? रिहायशी इलाकों में छुपते थे। रिहायशी इलाकों में छुपते थे। तो क्या हम सारे जो रिहायशी इलाके हैं उन पे हम बम्बार्डिंग करते थे? हमारी क्या ये हैंडलिंग थी? कश्मीर में आतंक को समाप्त करने के लिए आप दूसरे आतंक को पैदा कर दें, ये कौन सी रणनीति है? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कश्मीर की तुलना आप वहां से नहीं कर सकते हैं। कश्मीर आतंक की तुलना में कर रहा हूं। हाँ, कश्मीर की तुलना हो ही नहीं सकती है। कश्मीर के आतंकवादियों की जहां तक, मैं आतंकियों की तुलना कर रहा हूं। कश्मीर में आतंकवादियों का जहां तक सवाल है, वो रॉकेट वार नहीं होते थे। आप समझिए इस चीज को। इस नीति से आप आतंक को समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप आतंक को पोषण दे रहे हैं। उसमें हम सहमत हैं कि जिन बच्चों के, जो बेकसूर लोगों की मौत हुई है, उनके जो अपने परिवार में एक व्यक्ति बचा, तो उसमें उनके बेकसूर, उसमें से कोई हमास नहीं है, कोई हिजबुल्लाह नहीं है, आप यही बताइए, हुती नहीं है। आप सपोज दैट, आप ये मत समझिए कि वो अगर वो बदले की रणनीति के तहत आतंकी संगठन में शामिल होता है, तो आपने तो आतंक को और बढ़ावा दे दिया ना। आतंक को आप समाप्त नहीं कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि यदि आप समझिए कि इजराइल नहीं है, इंडिया है, भारत है, भारत पर भारत के विरोधी किसी आतंकवादी संगठन ने यदि एक साथ 1000, 10,000, 5,000 रॉकेट दाग दिए और हजारों लोगों की हत्या कर दी, आप एक भारतीय होने के नाते अपनी सरकार से क्या चाहेंगे कि वो कैसे रिटेलिएट करें? हम कैसे रिटेलिएट करते हैं, ये क्वेश्चन, सवाल, प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान से आतंकी हमारे यहाँ आते हैं, ये कोई नई बात है? हाँ,
पाकिस्तान से हमारे यहाँ आतंकी आते हैं, वो ट्रेन करके भेजे जाते हैं, उनके तो एक्स मिलिट्री पीपुल जो होते हैं। और फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, मैं आपका जो सवाल है, पाकिस्तान से जो आतंकी आए हैं क्या वो इतने पावरफुल हैं कि आपके यहाँ तो यही तो मैं कह रहा हूं, 10,000 रॉकेट मैं यही कह रहा हूं, अरे वो 2-4 की संख्या में आते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि भारत है और भारत और इजराइल की तुलना नहीं हो सकती है। आप ये तुलना गलत कर रही हैं। बात हम आतंक को कैसे समाप्त करते हैं? खालिस्तान का तुलना नहीं जो पंजाब का आतंकवाद था उसको हमने कैसे समाप्त किया? क्या वहां के रिहायशी इलाकों को मैंने बर्बाद कर दिया? क्या वहां के जो आम लोग हैं उनको बेकसूर लोगों को हमने मारा? कि आतंक को तो हमने समाप्त किया। थोड़ा सा विवादास्पद मुद्दा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बात बताइए कि इंदिरा गांधी ने जो पंजाब में आतंकवाद फैला था, हाल की स्वर्ण मंदिर में उनकी मजबूरी हुई कि नहीं घुसना? देखिए उसको आप चाहिए आप सही जस्टिफाइड करिए या नहीं करिए, लेकिन मजबूरी हुई कि नहीं वहां घुसना? तो स्वर्ण मंदिर में एक्शन जो लिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, बिल्कुल है ना, तो वो एक मजबूरी के तहत फैसला था। यही कहने का, देखिए हम इजराइल के समर्थन में नहीं है, ना हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक आम नागरिक के रूप में आप ये बताइए। मुझे लगता है अच्छा सपोज दैट आप ही हमको सॉल्यूशन बताइए। इजराइल के एक्शन को आप भारत के एक्शन से हम पैरेलल नहीं लीजिए। भारत की जो रणनीति है वो अपने आप में अनपैरेलल है। देखिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बात इसकी है ही नहीं। बात इसकी है कि आप जो भारत के आतंकवादियों की बात कर रहे हैं ना, भारत में आतंकवादी मुट्ठी भर आते हैं, 2-4 की संख्या में आते हैं जिनकी घेराबंदी की जाती है। लेकिन जब हजारों की संख्या में आपके पास 1000-2000 रॉकेट आपके देश पर दाग दिए जाएंगे, हम इजराइल के समर्थन में नहीं, एक आम इंसान, एक आम नागरिक के रूप में देख रहे हैं। अब इजराइल जो रिटेलिएट कर रहा है, हम बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करते हैं, अन्ना हम उससे खुश हैं। कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी मानवता होगी, वो गाजा से जो तस्वीरें देख के आती हैं कलेजा फटने वाली आती हैं, और कोई भी इंसान जिसके अंदर मानवता होगी वो कभी भी उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आती है सुनीता जी, लेकिन एक तरफ वो गलत कर भी रहा है, आप उसको गलत मान रहे हैं। नहीं, मान इसलिए नहीं रहे हैं कि यदि मैं तो कह रहा हूं कि हमास जैसे संगठन को हम कभी सही नहीं ठहरा सकते हैं। आप ये बताइए, क्योंकि वो संवैधानिक तरीकों पे नहीं चलता। हम इसलिए गलत नहीं मान रहे हैं कि हमास रूस को फॉलो नहीं करता। सुनिए ना खाली जी, हम इसलिए गलत नहीं मान रहे हैं कि बंधकों को हमास यदि छोड़ देता और उसके बाद इजराइल रिटेलिएट करता, तो मैं मानती कि इजराइल गलत कर रहा है। आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं बंधकों को? आपने वार्ता के टेबल पर बातचीत शुरू करने के लिए आपको जो है पहले उसके बंधक जो बनाए उनको तो छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने होस्टेजेस को नहीं छोड़े हैं, उसके बदले उनके कितनी बार डील हुई है, सीज फायर की बातें हुई हैं, अमेरिका के हस्तक्षेप से, बाकी जो मीडिएटर्स उनके हस्तक्षेप से बातें हुई हैं, और बहुत सारे होस्टेजेस छोड़े गए बहुत सारे ना। यदि आप बिना शर्त बंधकों को रिहा करने के बाद, लेकिन अब विश्व बिरादरी में आपकी क्या जाती इमेज, जाती कि नहीं जाती अच्छी इमेज? यदि हमास बिना शर्त बंधकों को रिहा करता और विश्व बिरादरी से अपील करता कि गाजा में युद्ध रुकवाइए, हम युद्ध विराम के लिए, शांति के लिए तैयार हैं। ये शुरुआत हमास ने की थी, तो एंड हमास को ही करना चाहिए। वाकई बात आप कह रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि आप जैसे लोग जो हैं वो मीडिएटर की भूमिका में नहीं होते हैं, जिनका मकसद शांति स्थापना है। जो मीडिएट कर रहे हैं उनका मकसद शांति स्थापना नहीं है, स्थिति को और एस्केलेट करना है, स्थिति को और बिगाड़ना है वहां पे, क्योंकि इस समस्या का तो निदान पहले ही ढूंढ लिया जाता है। बिल्कुल, अगर आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं तो नियत की बात है, नियत की बात है। और देखिए मिडिल ईस्ट अखाड़ा, आप कंक्लूड करें उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, 2 छोटे-छोटे सवाल आपसे भी कर लेता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये युद्ध होगा? ईरान जिस तरह से बदले की बात कर रहा है कि हमारे स्टेट गेस्ट को आपने हमारे यहाँ मार दिया, हमारा अपमान किया, हम इसका बदला लेंगे। इजराइल भी कह रहा है कि हम इसका, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध आगे बढ़ेगा? देखिए नहीं, मेरे हिसाब से ये प्रॉक्सी वार ही रहेगा। 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ईरान इस कंडीशन में नहीं है। कारण ये है कि ईरान जो है, एक तो नई सरकार उसकी बनी है, दूसरी बात ये भी है कि ईरान, पहले भी ईरान के लोग मारे जाते रहे हैं, इजराइल घुस के मारता रहा है, उनके साइंटिस्ट मारे गए, जनरल सुलेमानी मारे गए। और ईरान बस कूदता है, करता कुछ नहीं है। करने के नहीं करने के पीछे उसकी मजबूरी है। विश्व बिरादरी में अभी वो अलग थलग पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। और यदि वो युद्ध लड़ता है तो उसको कोई बहुत बड़ा समर्थन हासिल है। लेकिन क्या ईरान के समर्थक चाहेंगे कि ईरान की स्थिति जो है वो कमजोर हो?
चाइना और रशिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको बता रहे हैं कि वो चाहेंगे नहीं, लेकिन वो तो खुद में उलझे हुए हैं ना। अब जैसे रूस तो खुद में उलझा हुआ है, वो तो खुद अभी उलझा हुआ है यूक्रेन युद्ध में। वो अभी इस कंडीशन में, वो तो ईरान से ड्रोन ले रहा है। सोचिए, उसकी खुद की स्थिति ये है कि उसको दूसरे देशों से हथियार लेने पड़ रहे हैं, तो कहां से ईरान के समर्थन में आएगा? अमेरिका चाहेगा कि इस इलाके में भी युद्ध हो जाए, छिड़ जाए, एक फ्रंट और खुल जाए? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो जब सब नहीं चाहेंगे तो फिर आप हमारे और आपके इसमें सहमति इस पॉइंट पे बनती है कि युद्ध होगा नहीं, ये ललकारने वाली बात होती रहेगी। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट जो है, मध्य पूर्व, ये बहुत बड़ा केंद्र है तेल का, समझे। सारा खेल जो है तेल का है, और भले ही वहां आमने सामने के युद्ध ना हो, इस तरह के युद्ध छिड़े रहेंगे। इसलिए छिड़े रहेंगे कि कई शक्तियां चाहती हैं कि युद्ध छिड़ा रहे, ये देश डिस्टर्ब रहे, ताकि जो तेल का खेल है, तेल का जो व्यापार है, उस पे दिस वे या दैट वे कब्जा किसी खास व्यक्ति का बना रहे। तो जब ये स्पष्ट हो जाता है कि इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो सबसे बड़ी वजह है इस तरह के टेंस स्थिति के लिए, तनावपूर्ण स्थिति के लिए, और जो तनाव बना हुआ है, तो ऐसे में तनाव कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था बेकार है। क्या कर रही है? संयुक्त राष्ट्र तो फेल्योर है ना। आप तो रूस यूक्रेन युद्ध में देख लिए, संयुक्त राष्ट्र तो आप सोचिए कि मोहरा है, अब रबर स्टंप है। संयुक्त राष्ट्र तो अपने किसी भी अभी के डेट में वो महत्वहीन बन चुकी है, महत्वहीन है, और उसका अब कोई रोल रह नहीं गया है सिवाय इसके कि एक स्टेटमेंट जारी कर दो, स्टेटमेंट जारी करके निंदा कर दो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का अब कोई रोल नहीं है। यदि रोल होता तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक चुका होता। इजराइल और फिलिस्तीन का जहां तक सवाल है, दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल के पास भी यही है कि खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक छोटा सा देश है, वो यदि खो देगा तो ज्यूस या जो लोग भी हैं यहूदी, उनके पास कुछ है नहीं जगह जहां वो रह सकें। वो भी अपने जीवन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको किसी खास के प्रति नफरत का भाव नहीं रखना चाहिए। यही हाल फिलिस्तीन का भी है। फिलिस्तीन भी जो है यही लड़ाई लड़ रहा है। हम इस विषय को जब एनालाइज कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि शांति की क्या स्थिति बन सकती है। बिल्कुल शांति, क्योंकि हमको लगता है कि वार्ता के टेबल पर लड़ने के लिए तो सभी तैयार हैं। वार्ता के टेबल पर ही शांति होगी। इसी से हम कंक्लूड करते हैं कि दुनिया में कोई भी युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सका है, ना निकालेगा। जब भी हल निकलेगा, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शांति ही बिल्कुल असली हल ढूंढा जाना चाहिए, और इसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में इस वक्त जो सरकार है वो एक प्रोएक्टिव सरकार है, जो इन विषयों पर अपनी बात प्रमुखता से रखती है। जैसा कि हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो स्थितियां हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जब रशिया गए तो उन्होंने वहां भी शांति की बात की, और यूक्रेन के नेताओं से जब भी बातचीत हुई तो भी शांति की बात की। ये मिडिल ईस्ट में आप बिल्कुल हमें अपनी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि हमें भी अपना जो पड़ोस है उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, वहां भी हमारे कई सारे, वहां की परिस्थितियां ज्यादा जटिल हैं, मित्रवत समझ रहे हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में क्या है कि थोड़ा आसान है स्थितियां, लेकिन मिडिल ईस्ट जो इजराइल और फिलिस्तीन की परिस्थितियां जटिल हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर तो भारत फिलिस्तीन का ही समर्थन करता रहा है, रादर देन कि इजराइल उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और उसने बहुत मुसीबत में भारत की बहुत बार मदद की। और अभी बैलेंस बना के चलना है, हमारी मजबूरी है। तो हम लोग अभी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और जो कंक्लूजन निकला वो यही है कि शांति ही एकमात्र हल है। युद्ध से कभी समाधान नहीं होता है, और युद्ध में ज्यादातर लोग वही सफर करते हैं जो निर्दोष होते हैं, और उनको कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। गाजा पट्टी की तस्वीरें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रही ये जंग अब थमे, विराम हो, और दोनों पक्ष कोई ना कोई समझौता कर ले। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।